स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद आशीष सर में। आज हम कक्षा 9वीं गणित के बीजकोश अध्याय संख्या बोध में 1.15 भाज्य संख्याओं को समझेंगे कि भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या क्या होती है देखेंगे आप। भाज्य संख्या वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक अन्य संख्या का भाग जाता है या विभाज्य होती है। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है? भाज्य संख्याएं। वे संख्या जिनमें एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक अन्य संख्या का भाग जाता है, वे संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। अर्थात वे संख्याएं जिनके कम से कम तीन गुणनखंड, अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं, किंतु कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए, तो ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती है। और जैसे आप यहाँ समझ सकते हैं, भाज्य संख्याएं 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 और ऐसी संख्याएं। जैसे यहाँ 4 को हम देखते हैं, 4 में 1 का भी भाग जाएगा, 2 का भी भाग जाएगा और 4 का भी। तो यहाँ 4 के कितने गुणनखंड हुए? कम से कम 3 गुणनखंड। तो इसलिए यह संख्या क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार से 6 में भी आप देखेंगे तो 6 में किस किस का भाग जाएगा? 1 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी और 6 का भी। तो इस प्रकार 6 के कितने गुणनखंड हो गए? 4। तो इसलिए 6 भी कैसी संख्या हो गई? भाज्य संख्या हो गई। तो इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि वे संख्या जिनके कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए, अधिक से अधिक 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, तो ऐसी सभी संख्याएं क्या होगी? भाज्य संख्या। इसके बाद आप देखेंगे, आपने अभाज्य संख्या भी पढ़ा। अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू हो रही है? 2 से। भाज्य संख्या कहाँ से शुरू हो रही है? 4 से। बच गया क्या? 1। तो 1 क्या जो है, न तो यह भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। 1 जो है न तो भाज्य है और न तो अभाज्य है। अब भाज्य क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो नहीं सकते। और अभाज्य क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके कम से कम 2 गुणनखंड होने चाहिए, तो इसके 2 गुणनखंड भी नहीं है। इसलिए 1 को ना तो हम भाज्य कहेंगे और ना तो अभाज्य कहेंगे। अब इस कार्यपत्रक 15 का पहला जो प्रश्न दिया गया है कि 1 से 20 तक की संख्याओं के बीच भाज्य संख्याओं को लिखिए। तो इसका उत्तर क्या लिख सकते हैं आप? 1 से 20 तक की भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या कहाँ से शुरू हो रही है? 4 से। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 और 20 तक बोला तो ये 20। इस प्रकार से 1 से 20 तक की संख्याओं के बीच की भाज्य संख्याओं को लिखिए। तो 1 से 20 तक की संख्याओं के बीच की भाज्य संख्या क्या होगी? 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 और 18। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक दूसरा दिया है, प्रथम 5 भाज्य संख्या लिखिए। तो प्रथम 5 भाज्य संख्या क्या हो जाएगी? एक तो हो गई 4, फिर 6, 8, 9 और 10। ये प्रथम 5 जो है वो भाज्य संख्याएं हैं। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक तीसरा दिया गया था, सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ से हमें मिलाना है, ये इसका बायां पक्ष दिया गया, ये दायां पक्ष है और आपको यहाँ पर उत्तर लिखना है। उत्तर आप यहाँ से मिलान करेंगे। प्रथम 3 भाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी? प्रथम 3 भाज्य संख्या हो जाएगी 4, 6 और 8। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ई वाला ऑप्शन, 4, 6 और 8। दूसरा दिया है सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो ये सी वाला आ जाएगा। क्या सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 4। फिर 5 से 10 के बीच की भाज्य संख्या है, तो 5 से 10 के बीच भाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 6, 8 और 9। तो यहाँ आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 6, 8 और 9। फिर 10 से 15 के बीच की भाज्य संख्या है, तो 10 से 15 के बीच में क्या हो जाएगी? 12 और 14। यानी यहाँ आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, 12 और 14। इसी पांचवा क्या दिया? ऐसी संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भाज्य संख्या। इसमें क्या जाएगा? भाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से इस कार्यपत्रक के पहला सवाल, दूसरा और तीसरा सवाल हमने हल कर लिए और आपको भाज्य संख्या समझ भी आ गया होगा कि भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसमें एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक अन्य संख्या का भाग जाना चाहिए या उसके कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए, तो ऐसी संख्या
भाज्य संख्या कहलाती है, और एक ना तो भाज्य संख्या है और ना तो अभाज्य संख्या। इसी प्रकार से हम आगे का प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 क्या दिया गया है? प्रश्न क्रमांक 4 दिया गया है, सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य लिखिए। तो इसका पहला जो प्रश्न दिया गया है, ऐसी संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या कहलाती है। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती है। भाज्य संख्याएं कहलाती है। तो यह कथन आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगी कि ऐसी संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। दूसरा सवाल दिया गया था, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। यह कथन भी सत्य है। एक न तो भाज्य संख्या है और न तो अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से तीसरा दिया गया, सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 है। तो यह कथन हमारा कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होती है? 4। चौथा दिया गया है, 4 अभाज्य संख्या है। 4 अभाज्य संख्या है। तो यह कथन कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, क्योंकि 4 जो है वो भाज्य संख्या है। पांचवा, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो यह कथन क्या हो जाएगा? सत्य। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है 2 है, तो यह कथन हमारा सत्य हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 दिया गया है। इसमें क्या बोला है कि सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सही का चिन्ह लगाइए। पहला सवाल क्या दिया गया है? यहाँ दिया गया है 2 और इसके सामने यहाँ पुस्तक में दिया गया है भाज्य संख्या ऑब्लिक अभाज्य संख्या। आपको पहचानना है कि 2 भाज्य या अभाज्य संख्या है और जो होगा उस पर हमें सही का निशान लगाना है। तो 2 जो है वो अभाज्य संख्या है, इसलिए हम इस पर सही का निशान लगा लेंगे। दूसरा दिया गया है 9। यहाँ पर भी लिखा गया है इसी प्रकार से भाज्य संख्या ऑब्लिक अभाज्य संख्या। तो 9 जो है वो क्या है? भाज्य संख्या है। तीसरा दिया गया है 7। 7 जो है वो भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, इस पर हमें सही का निशान लगाना है। तो 7 जो है वो अभाज्य संख्या है, इसलिए 7 पर हम अभाज्य संख्या पर सही का निशान लगा लेंगे। चौथा जो प्रश्न दिया गया 15 अब यहाँ भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या। तो जो 15 जो है वो भाज्य संख्या है। और पांचवा 17 भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या। तो 17 जो है वो अभाज्य संख्या है।
तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 जिसमें हमें सही का निशान लगाना था, तो हमने संख्याओं को पहचाना कि कौन सी संख्या भाज्य और कौन सी अभाज्य। इस प्रकार से हमने इसमें सही का निशान लगाया है। इस प्रकार से हमने इस बीच कोर्स जो हमारा 26-27 का दिया, जिसमें अध्याय 1 में हमें क्या दिया गया था, संख्या बोध। और संख्या बोध में हमारे पास में टोटल जो थे वो 15 कार्यपत्रक थे। कितने कार्यपत्रक थे? 15। और 15 कार्यपत्रक को हमने सीक्वेंस से किया है। जिन बच्चों का बेसिक नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, अगर वे सारे के सारे 15 कार्यपत्र कर लेते हैं तो उन्हें यह संख्या बोध जो दिया गया है ये अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा और वे बेसिक चीज़ों को आराम से समझ जाएंगे। जैसा कि हमने शुरू से क्या क्या चीज़ें पढ़ी है, आप इसको एक बार रिवाइज करेंगे और इस कार्यपत्रक 1 से 15 तक पूरा कर लेंगे तो आपको संख्या बोध का पूरा ज्ञान हो जाएगा। सबसे पहले जैसे हम कक्षा पहली में एडमिशन लेते हैं तो जिस सीक्वेंस में शिक्षक हमें पढ़ाता है उसी सीक्वेंस में हम कक्षा 9वीं में पढ़ रहे हैं, यानी हमें यह बोध कराया जा रहा है कि हमने कक्षा 1 से लेकर 8 तक जो चीज़ें पढ़ी है वो पूरी तरीके से हमारी समझ में है या नहीं है। इस दृष्टिकोण से ही यह कार्यपत्रक तैयार किया गया ब्रिज कोर्स में। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ाया गया, अंकों के बारे में। सबसे पहले हमें क्या पढ़ाया गया, अंक। बच्चा शुरुआत वहीं से करता है कि अंक क्या होते हैं। तो अंक क्या होते हैं कि वो एक एकल जो पद, एकल यानी सिंगल डिजिट होता है जिनको अपन लिखने के लिए और पहचानने के लिए इनका उपयोग करते हैं। और ये जो अंक होते हैं हमारे कहाँ से होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। 0 से लेकर कहाँ तक होते हैं, 9 तक। ठीक। उसके बाद में हमने दूसरे बार क्या पढ़ा, अंक से मिलकर क्या बन गए, संख्याएं। अंक से मिलकर क्या बन गई, संख्या। संख्या पढ़ा हमने, देखो सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, अगर इन चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये 5वीं से लेकर आगे की सभी क्लासेस के लिए बहुत उपयोगी है। तीसरी बात हमने संख्या के बाद में क्या पढ़ा था, गिनती। गिनती पढ़ा तीसरे नंबर पर। गिनती के बाद में हमने क्या पढ़ा, चौथे नंबर पर पहाड़े पढ़ा। पहले हमने 0 से 10 तक के पहाड़े तैयार किए। उसके बाद में हमने 5वें कार्यपत्रक में फिर से हमने क्या पढ़े, पहाड़ा। और इसमें हमने 11 से 20 तक के पहाड़े पढ़ लिया। उसके बाद में हमने 6वें नंबर पर क्या पढ़ा, पहाड़ के बाद में आ जाता है प्राकृत संख्याएं। अब हमें इतनी चीज़ों की अगर समझ हो गई तो हमने प्राकृत संख्या को समझा कि कहाँ शुरू होती है, 1 से। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा, पूर्ण संख्याओं को पढ़ा, पूर्ण संख्या। अब प्राकृत संख्या 1 से लेकर ये हो गई अनंत तक। इसमें हमने शून्य को शामिल कर दिया तो ये हमारी संख्या बन गई पूर्ण संख्या। इसके बाद में हमने पढ़ा पूर्णांक संख्या को। पूर्णांक संख्या, इसमें हमने ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिए। तो ये बन गई हमारी पूर्णांक संख्या। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा, पूर्णांक संख्याओं के बाद में हमने पढ़ा परिमेय संख्याएं। क्या पढ़ लिया हमने, परिमेय संख्या, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ Q बराबर नहीं होता है 0 के, वे संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या है। परिमेय के बाद में हमने 10वें नंबर पे पढ़ा अपरिमेय संख्या। क्या पढ़ लिया, अपरिमेय संख्या, जिन्हें P/Q के रूप में अपन नहीं लिख सकते। जैसे ये वर्गमूल वाली संख्या होती है ना, वर्गमूल में जैसे वर्गमूल 2, 3 हो गया, पाई हो गया, या 0.1, 100, इस प्रकार की जो संख्याएं होती है अपरिमेय संख्याएं होती है, जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा, वास्तविक संख्याओं को पढ़ा। वास्तविक संख्याएं क्या होती है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह। ये क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्याओं के बाद में हमने क्या पढ़ा, 12 नंबर पे हमने पढ़ लिया क्या, सम संख्याओं के बारे में। सम संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाता है।
ये क्या हो गई, सम संख्या। उसके बाद में हमने क्या पढ़ लिया था, विषम संख्या। दो का जिसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाता, पूरा पूरा भाग इसमें नहीं जाता, तो ये क्या संख्या हो जाती है, विषम संख्या है। फिर हमने क्या पढ़ा, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे संख्या जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। केवल कितने गुणनखंड होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं, तो अभाज्य संख्या हो जाती है। और हमने फिर 15 नंबर में पढ़ा क्या, भाज्य संख्याएं। वे संख्या जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो इस सीक्वेंस में हमने सारी चीज़ों को क्लियर किया है और ये बहुत ही बेसिक से हमने ये सब चीज़ें पढ़ा है। अगर आप इतनी सारी चीज़ों को पूरा तरीके से वीडियो देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो ये आपका जो संख्या बोध है इसकी समझ आप में आ जाएगी और इन चीज़ों को बहुत आसानी से आप समझ लेंगे और आपको आगे की क्लासेस में भी यह सारी चीज़ें काम आएगी। इसी प्रकार अब आगे हम देखेंगे कल आपका अध्याय 2, जिसमें हमें संक्रियाओं पर आधारित कार्यपत्रक देखने को मिलेंगे, जिसमें अब योग, घटा, गुणा, भाग ये सारी चीज़ें होगी, क्योंकि अब हमें संख्या बोध की समझ आ चुकी है। इसी प्रकार आगे के कार्यपत्रकों को पूरा करने के लिए हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद आशीष सर में बने रहें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।